Welcome everyone in my channel NP Maths, the point-to-point solutions for the every questions for the CBSE classes and NCERT. हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज का अपना जो टॉपिक है वो क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है, जो कि है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। यानी कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है, आप संख्याओं को कितने भी प्रकार से विभेदित कर सकते हैं, उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनमें अंतर बता सकते हैं। ठीक है, तो जितनी भी सारी संख्याएं हैं उनके बारे में अपन आज डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। संख्या देखो, एक वीडियो मैंने 10th क्लास का अपलोड किया हुआ है, उससे भी आप देखें, वहां पर भी बहुत डिटेल से बता रखा है। तो यहां अपना चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा। संख्या देखो भाई, मूल रूप से जो संख्याएं होती हैं वो दो प्रकार की होती है। पहली संख्या को हम कहते हैं वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, और दूसरा जो प्रकार है वो है काल्पनिक संख्या या इसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या। अब आप समझे कि वास्तविक संख्या क्या होती है और काल्पनिक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्याएं वे सारी संख्याएं हैं जिनको हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। अब संख्या रेखा क्या होती है आपको पता है अच्छे से, जिसके ऊपर धनात्मक और ऋणात्मक दिशा बाईं ओर जब जाते हैं तब आपको ऋणात्मक संख्याएं मिलती है। ये सारी जितनी भी सारी संख्याएं हैं वो क्या होती है? वास्तविक, जिनको हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। अब याद रहे, यहां हम कौन कौन सी निरूपित कर सकते हैं? हम परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या जिसे हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, हम इन दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। तो ये सारा मिलकर के क्या होगा? वास्तविक संख्या। ठीक है, अब दूसरा भाग रह गया इसका काल्पनिक संख्या यानी कि कल्पना मात्र। कल्पना मात्र का मतलब क्या होता है? ये जो वास्तव में संख्या होती है वो एक संख्या होती है वास्तविक संख्या का काल्पनिक मान के साथ गुणा, काल्पनिक मान के साथ गुणा करते हैं तो ये जो मिलता है ये कहलाती है वास्तविक संख्या। ठीक है, 11th क्लास में जाने पर इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि काल्पनिक संख्या क्या होती है। यानी कि काल्पनिक मान का मतलब होता है जब अंडर रूट के अंदर माइनस में सोए नंबर आ जाता है, जैसे -1, -2, -5, -7, कुछ भी। अंडर रूट वर्गमूल के अंदर जब माइनस आ जाता है तो उसे कहते हैं आयोटा, ये होता है काल्पनिक मान। अब मान लीजिए किसी ने कह दिया 4 आयोटा, किसी ने कह दिया 3 + 2 आयोटा। ये जहां भी काल्पनिक मान के साथ जोड़ बाकी गुणा भाग आ जाता है तो वो संख्या क्या हो जाएगी? काल्पनिक संख्या। अब इधर आ जाओ, आप हो 9th क्लास में, तो 9th क्लास में आपको इसके बारे में सारी डिटेल से पता होना चाहिए। वो क्या होता है कि परिमेय संख्या। देखो भाई, परिमेय संख्या को आप वापस उसके दशमलव प्रसार के हिसाब से कितने प्रकार से विभेदित करते हैं वो देखिए आप। दशमलव प्रसार अगर हमारी परिमेय संख्या का शांत है, किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार अगर शांत है, शांत का मतलब जैसे 0.42, जैसे कि 0.537 आ गया ना, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत। तो इस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा यही होती है, ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P व Q क्या हो? पूर्णांक हो, और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ये संख्याएं क्या होती है? अपनी परिमेय संख्या, जिसको हम R से डिनोट करते हैं, निरूपित करते हैं R से। तो यहां देखो भाई, इसको अगर हम दशमलव को हम जब अंश बटा हर के रूप में परिवर्तित करेंगे तो निश्चित रूप से वो क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। P व Q उसके पूर्णांक आ जाएंगे। दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए? शांत होना चाहिए। अगर मान लीजिए अशांत आ गया, अशांत दशमलव प्रसार आए, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो परिमेय नहीं है, हो सकता है। देखिए, अशांत हो तो उसके साथ एक निश्चित संख्या की क्या होनी चाहिए? आवृत्ति होनी चाहिए, पुनरावृत्ति होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल देखो आप, 0.3333 ... इसका मतलब दशमलव के बाद 3 कंटिन्यूस आता रहता है। आप एक में जब भी आप 10 में आप 3 का भाग दीजिए तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 3.333333
अनंत तक मिलता रहेगा। तो 10/3 जो होता है वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, और दशमलव प्रसार उसका कैसा होता है, अशांत होता है, लेकिन एक निश्चित संख्या की क्या होती है, आवृत्ति होती है। अब यहाँ पे एक और उदाहरण ले लेते हैं। चलो अब साथ साथ में आपको अपरिमेय भी समझा देते हैं। देखो अपरिमेय संख्या को हम एस से डिनोट करेंगे। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है जिस संख्या के ऊपर से अंडर रूट हटा नहीं सकते। वर्गमूल के अंदर कोई संख्या है तो वो कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। जैसे √2, √3, √5। पाई अपन काम में लेते हैं। देखो वृत्त की परिधि 2πr और वृत्त का व्यास 2r, इन दोनों का अनुपात देखो 2 से 2 कट गया, r से r कट गया, तो आंसर क्या आया, पाई। तो ये क्या होता है, एक पाई एक अपरिमेय संख्या होती है जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति, यानी कि इसमें एक निश्चित संख्या की आवृत्ति नहीं होती, तभी तो ये क्या आया है, अपरिमेय संख्या। जैसे देखो 0.437958 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब आप कह सकते हो कि ना तो ये दशमलव प्रसार शांत है और ना ही एक निश्चित संख्या की आवृत्ति है, तो इसका क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ओके, समझ में आ गया ना। अब एक चीज और, ये तो कहा मैंने दशमलव प्रसार के हिसाब से, दशमलव प्रसार। अब अगर मैं बात करूं अपरिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आती है, जो हमने 8th क्लास तक डिस्कस की है, अभी आपको केवल रिकॉल करना है थोड़ा सा। तो इसमें देखो भाई, नंबर 1 प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या याद रहे, इसको n से निरूपित करेंगे और 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृत संख्या होती है। समझ में आ गई बात। दूसरा देखिए, इसको कहते हैं पूर्ण संख्या, वोल नंबर, ये होता है नेचुरल नंबर, इसको आप w से निरूपित करोगे, यू विल डिनोट द वोल नंबर बाय w, और w जो स्टार्ट है कहां से होता है, 0 1 2 3 4, ठीक है, वो धमाल वाला w नहीं है जिसके नीचे पैसे छिपे हुए हैं, ये वास्तविक संख्याओं वाला w है जिसको हम वोल नंबर कहते हैं। 0 1 2 3 4 अनंत तक होती है। तीसरा जो है, इसी में देखिए मैं इसी का एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, अपरिमेय संख्या हमारी यहीं तक सीमित रही है। तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, और तीसरा उदाहरण लेते हैं हम पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जिसको अपन z से निरूपित करेंगे, यानी इंटीजर्स इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, 0 से लेकर अनंत तक की धनात्मक संख्याएं भी होती हैं और 0 से नेगेटिव की तरफ अगर हम बात करें, ऋणात्मक की बात करें, तो भी कितनी होती है, माइनस अनंत तक, यानी कि 0 से लेकर धनात्मक में अनंत और ऋणात्मक में अनंत, ये सारी संख्याएं हैं वो क्या होती है, पूर्णांक संख्या। ये है मेन आपके 3। उसके बाद में भी देखो भाई, हम खूब सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि देखो भाई, हम सम संख्या ले सकते हैं, ठीक है, हम विषम संख्या ले सकते हैं, हम छठा एग्जाम्पल ले सकते हैं अभाज्य संख्या का, हम 7वां एग्जाम्पल ले सकते हैं भाज्य संख्या का, ठीक है, नाम तो सुने ही आपने। भाज्य के साथ हम सह अभाज्य भी ले सकते हैं, ये 10वीं क्लास में एक थ्योरम प्रूफ करेंगे, उसमें ये वर्ड काम आएगा, तो इसके बारे में शॉर्ट में समझ लो। सम संख्या का मतलब ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा जाता है, ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, वह संख्या सम कहलाती है। तो एक सम संख्या होगी ना, वो भी क्या होगी, अपनी वास्तविक संख्या होगी, वो परिमेय संख्या होगी। विषम संख्या जिसमें इकाई अंक 1 3 5 7 9 हो, 2 का भाग नहीं जाता है। अभाज्य संख्या यानी ऐसी संख्या जिसमें स्वयं तथा 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, जैसे कि 2 3 5 7 11। 9 अभाज्य नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि 9 में 3 का भाग जा रहा है, राइट। तो यह है अभाज्य संख्या, या आप कह सकते हो अभाज्य संख्या का केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड का मतलब जिसमें भाग जाने वाली संख्याएं, कौन कौन, स्वयं तथा 1। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें स्वयं तथा 1 के अलावा किसी और का भी भाग जाता है, इसका मतलब गुणनखंड कितने हो गए, 3 हो गए। सहअभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्याओं का जो युग्म होता है वो आपस में क्या होता है, सहअभाज्य संख्या। ये कुल मिलाकर हमारे नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति है। ये सारी संख्याएं आपने याद कर ली ना, तो 1.1 1.2 आपका बहुत आसानी से हो जाएगा, जिसमें केवल और ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, समझ में आया होगा आपको। अब आगे आप स्टार्ट करते हैं।
अपना एक्सरसाइज 1.1, बीच में आप इसको पॉज करके वीडियो को स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, कॉपी में साथ साथ लिखें, ठीक है। ये बेसिक है बेटा। अगर आप 10th में जाओगे तो वहां पर भी अपना जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसका पहला चैप्टर है, वहां पर भी क्या है, यही है, रियल नंबर्स अपना चैप्टर होगा, तो वहां पर भी ये सारा डिटेल से आपसे पूछा जाएगा या आपको याद होना चाहिए। चलो एक्सरसाइज फर्स्ट, प्रश्नावली 1.1, बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन कहता है कि 0, क्या इसको मैं P बटा Q के रूप में लिख सकता हूं? अगर हां तो कारण बताइए, लिख के बताइए। देखो भाई, 0 का मतलब है 0 के बटे में आप 1 लिख सकते हो तो भी उसका मान क्या होगा, 0। 0 के बटे में आप 2 लिख दोगे तो भी उसका आंसर क्या होगा, 0। 0 के बटे में 3 लिख दोगे तो भी, क्योंकि 0 में आप किसी भी नंबर का डिवाइड करो तो आंसर हमेशा क्या मिल रहा है आपको, 0 मिल रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 को मैं P बटा Q के रूप में लिख सकता हूं, जहां P व Q क्या दिख रहे हैं आपको, पूर्णांक। देखो भाई, पूर्णांक में 0 भी शामिल होता है ना, पूर्णांक है तथा Q का मान 0 नहीं है। Q का मतलब कौन होता है, हर, अंश बटा हर के रूप में लिखा है हमने, जहां हर क्या है, 0 नहीं है। हर का मान 0 अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, अगर आपने 3 बटा 0 लगा दिया तो इसका मान अनंत हो जाएगा, या उसको हम कह सकते हैं अपरिभाषित हो जाएगा, अनडिटरमाइन हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आप इसका मान नहीं बता सकते। तो ये है हमारा 0 को आप किसी भी संख्या के बटे में, 0 के बटे में आपने 1 लिखा, आंसर 1 आया, तो 0 ने किसकी परिभाषा सही साबित की है, वो है परिवार के बीच 6 परिमेय संख्याएं। देखो भाई, 2 और 3 है, चाहे 3 और 4 है, चाहे कोई भी नंबर है, ये सब संख्याएं कैसी है, परिमेय है। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है, यानी कि बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है यहां हम कह सकते हैं इस 3 और 4 के बीच में हम हजारों लाखों अनंत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं, लेकिन आपको कितनी निकालनी है, 6। तो ये निकालने का तरीका हमारे पास 2 तरीके हैं। 2 में से एक आसान है जो मैं पहले बता देता हूं, और एक और है वो भी बहुत अच्छा है, उसको हम सेकंड बार में डिस्कस करेंगे। देखो भाई, जब ऐसे अपन को 6 परिमेय संख्याएं बीच की निकालनी हो तो याद रहे इन संख्याओं का हर समान होना चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन में पहले से ही समान है। अगर इक्वल नहीं हुआ, हर समान नहीं हुआ, तो हमें हर समान करना होगा। ओके, तो यहां पहले से ही हर समान है, तो आपने कहा चलो पहली टेंशन तो हटी, हर तो समान मिला। उसके बाद क्या करो, अंश में 3 और 4 के बीच में कोई संख्या देखो जो आपको नहीं मिल रही है, तो अब क्या करेंगे, किसी एक संख्या से आप गुणा और भाग कर दो। 10 से गुणा किया, 10 से भाग दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, नंबर तो 3 ही रहेगा। लेकिन वो का वो काम इधर किया, तो क्या हुआ, देखो इसके बटे में है 10 और इसके बटे में भी कितना है, 10 है, और अंश में देखो 3 इंटू 10 हो गया 30, और 4 इंटू 10 कितना हो गया, 40। अब देखो आपको क्या इसका हर समान मिल रहा है, हाँ, तो हर समान मिल रहा है तो आप हर वही लिख देंगे, और 30 और 40 के बीच की पसंदीदा संख्याएं 30, 32, 34, 36, 39, कुछ भी लिख सकते हैं आप, 38। तो ये क्या हो गई, इसका आंसर हो जाएगा 31 बटा 10, 32 बटा 10, 33 बटा 10, 34 बटा 10, 36 बटा 10, कुछ भी हो सकता है, होनी 30 और 40 के बीच का संख्या होना चाहिए अंश में, और हर में सबके समान संख्या आ गई 10। क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप यहां पे सोचो 10 की जगह पे आप 100 से गुणा कर देते तो दोनों के बटे में तो 100 ही आता ना, लेकिन ऊपर क्या हो जाता, 3 इंटू 100, 300 और 400 के बीच में 99 संख्याएं होती है, 99 होती है, तो आप उनमें से कोई भी निकाल के रखते। तो ये है हमारा पहला तरीका, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याओं को निकालना। अब बात करते हैं हम अगर कि एक तरीका और कौन सा है। अभी आपने कहा कि सर एक तरीका और है, तो वो भी समझ लो। 3 और 4 के बीच में आपको परिमेय संख्या निकालनी हो तो क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का हमें औसत निकालना होगा। क्या निकालना होगा, औसत। औसत कैसे निकालते हैं,
दोनों संख्याओं को जोड़ो, 2 का भाग लगा दो। तो क्या मिला है, 4 और 3 7 बटे में क्या है 2। तो 3 और 4 के बीच में ये पहली संख्या आ गई 7/2। ठीक है, 7/2 आ गई पहली संख्या। अब 3 और 4 इनके बीच में 7/2। अब आपको फिर से क्या करना होगा, फिर से इन दोनों का औसत निकालना होगा, यानी 3 और 7/2 को जोड़कर 2 का भाग लगा दिया। ठीक ऐसे ही इन दोनों का औसत, यानी कि क्या किया, 7/2 और 4 इन दोनों को जोड़ा और 2 का भाग लगा दिया। तो ये काम करना है आपको। तो देखो ये थोड़ा सा लंबा है ना, इसलिए ये थोड़ा आसान है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। 3/4 और एक क्वेश्चन दे रखा है 4/5। 3/5 और 4/5 इनके बीच की परिमेय संख्या है। पोंछ कर खाली ऊपर बढ़ो। 3/5 और 4/5 इसके बीच में आपको परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो देखो क्या करोगे, इनका हर पहले से ही समान है ना, तो आप क्या करो, 10 से गुणा और 10 से भाग, जो अपन ने लास्ट क्वेश्चन में किया था। आप 10 की जगह कितने से कर सकते हो, 100 से भी कर सकते हो। तो ये हो गया देखो 300/500 और ये हो जाएगा आपका 400/500। तो क्या हुआ, दोनों के बटे में 500 आ गया। अब देखो आप 300 से लेकर 400 के बीच की 301, 305, 310, 350, 360 कुछ भी हो सकता है। ये सारे नंबर आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। क्लियर है? तो यहां पे ये नंबर जरूर लिख देना, यहां पे लिख देना, तो आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, 4th का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं, सारे के सारे प्राकृत संख्याएं होते हैं, सभी प्राकृत संख्याएं, वो कहता है कि क्या पूर्ण संख्या होती है। देखो प्राकृत संख्या का मतलब है 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं। ये सारी संख्याएं कैसी है, प्राकृत है। और अगर मैं बात करूं कि 0 से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं हैं वो आपकी पूर्ण है। तो अब आप चेक करो, क्या सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण में मिल रही है? बिल्कुल हाँ मिल रही है। देखो 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक, बल्कि पूर्ण संख्याओं में तो 0 एक्स्ट्रा होता है। तो आप कह सकते हो इसका जवाब हो जाएगा हाँ, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। दैट्स फाइन, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, देखो इसका अगर आपको उल्टा पूछ लेते, क्या सभी पूर्ण प्राकृत होती, तो आपका आंसर होता ना, क्योंकि इसमें क्या है, 0 जो होता है वो पूर्ण संख्या होता है, लेकिन वो प्राकृत संख्या में शामिल नहीं होता है। अब अगला प्रश्न है, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं? ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन था। तो आपका जवाब बताओ क्या होगा। पूर्णांक में आपके 0 से लेकर अनंत तक धनात्मक और 0 से लेकर अनंत तक ऋणात्मक, ये सभी संख्याएं आती है पूर्णांक में। और पूर्ण संख्या की बात करूं तो केवल और केवल उसमें 0 से लेकर धनात्मक अनंत तक की संख्याएं हैं। तो क्या ये सभी जो नेगेटिव है, ऋणात्मक संख्याएं हैं, वो पूर्ण संख्या मिली क्या? नहीं मिली ना। सभी का मतलब फिर सबके लिए होना चाहिए। ऐसा मत कहना अक्सर धनात्मक तो मिल रही है, अरे नहीं, धनात्मक के साथ ऋणात्मक मिल रही है क्या? नहीं है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक क्या नहीं होते, पूर्ण संख्या नहीं होते। ठीक है बेटा, सभी ऋणात्मक पूर्णांक है वो पूर्ण में नहीं आएंगे, इसलिए ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा, यानी कि नहीं हो जाएगा। इसका जो 3rd पार्ट है वो कहता है, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण होती है? क्या सभी परिमेय संख्या, याद रहे परिमेय संख्या का मतलब है इसके अंदर प्राकृत भी होगी, पूर्ण भी होगी, पूर्णांक भी होगी, अंश बटा हर के रूप में संख्याएं भी
होगी। और वो कह रहा है कि क्या इसमें सारे के सारे पूर्ण संख्या होगी? पूर्ण संख्या होगी? बताओ हाँ या ना। आपका आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि इस परिमेय के अंदर तो देखो प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक और अंश बटा हर सारी संख्याएं हैं, जबकि हमारे पूर्ण संख्याओं में केवल और केवल क्या आती है? 0 से लेकर अनंत की संख्या। तो ये जो पूर्णांक यानी कि ऋणात्मक जो संख्याएं हैं वो, और अंश बटे हर की जो संख्याएं हैं 2/3 -3/5, वो संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या में नहीं होगी। तो आप लिख दो यहां पे ऋणात्मक व P/Q के रूप वाली संख्याएं पूर्ण नहीं होती है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। ठीक है, कॉपी में जरूर नोट कर लेना।